नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधुओं, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस का पेडागोजी। और ये जो ईवीएस का पेडागोजी होने वाला है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला और बहुत ही ज़्यादा धाकड़ होने वाला है। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्जाम होने वाला है अगस्त को, और वो डेट दिया गया है दोस्तों सीबीएसई के द्वारा 20 अगस्त। ठीक है, वो सारे विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 20 अगस्त को एग्जाम देने वाला है। ठीक है, और आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों, इस बार जो है ऑनलाइन ना होकर के एग्जाम ऑफलाइन होगी। ठीक है, और ऑफलाइन में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, आपका किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, यानी किस प्रकार का पैटर्न रहता है। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोगों को देखने से आप लोगों को पता चल जाएगा दोस्तों कि आप लोगों का पैटर्न किस प्रकार का होने वाला है, आप लोगों का क्वेश्चन कैसे पूछने वाला है। ठीक है, ये सारे के सारे चीज़ आप लोगों का यहाँ पे क्लियर होने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और जनरली हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों ईवीएस का पेडागोजी, और ये पेडागोजी बहुत ही ज़्यादा धाकड़ होने वाला है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। और वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यारा सा लाइक करना है हमारा मेहनत का फल होता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दोस्तों एनसीएफ 2005 से एनसीएफ 2005 के ऊपर आधारित है। और आपको पता है दोस्तों, एनसीएफ 2005 एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से सीटेट के हर एक शिफ्ट में एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, विद्यालय शिक्षा का अब तक का न्यूनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। तो अगर हम देखें दोस्तों कि सभी विद्यालय में अभी तक जो राष्ट्रीय दस्तावेज को फॉलो कर रहा है वो क्या है दोस्तों, एनसीएफ 2005। ठीक है, कहने का अर्थात ये हुआ दोस्तों कि एनसीएफ 2005 में जो भी दिशा निर्देश दी गई है वो सभी स्कूलों में फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, सभी विद्यालय शिक्षा में क्या किया जा रहा है ना, उसको फॉलो किया जा रहा है। जो रूल बताया गया उसको फॉलो किया जा रहा है, जो रेगुलेशन बताया गया उसको फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, अगर बात किया जाए दोस्तों एनसीएफ 2022 की। ठीक है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं एनसीएफ 2022 की, अभी तक इसको लागू नहीं किया गया है दोस्तों, तो अभी तक इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे ना, एनसीएफ 2005 ही मान करके चलेंगे। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या हो जाएगा, एनसीएफ 2005। ठीक है, रही बात दोस्तों आप लोगों का पैटर्न, तो मैं उसको अंत में डिस्कस कर दूंगा दोस्तों, आप लोगों का पैटर्न किस प्रकार का होने वाला है। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे स्टूडेंटों में कन्फ्यूजन बना रहा है कि किस प्रकार का पैटर्न रहेगा, क्या नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है दोस्तों, ये कई बार आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 को तैयार किया गया था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और ये क्वेश्चन कई बार आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को कम मत आकिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग रट जाइए दोस्तों। ठीक, तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सबसे अधिक बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों एनसीएफ 2005 का भाषा फार्मूला क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों त्रिभाषाई फार्मूला, जिसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है दोस्तों, चलिए नीचे हम लोग डिस्कस करते हैं। यदि बात किया जाए दोस्तों फर्स्ट लैंग्वेज की, तो फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी को रखा गया है दोस्तों, जिसको हम लोग नेशनल लैंग्वेज बोलते हैं, यानी राष्ट्रीय भाषा। अगर बात कर लेते हैं सेकंड लैंग्वेज की, तो इंग्लिश को रखा गया है। और इंग्लिश कौन सी भाषा है, तो होती है दोस्तों ना इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश की ज़रूरत हमें कहाँ होती है ना, इंटरनेशनल लेवल पर इंग्लिश की ज़रूरत होती है। अगर थर्ड लैंग्वेज की बात करें दोस्तों, तो थर्ड लैंग्वेज में है लोकल लैंग्वेज। ठीक है, और लोकल लैंग्वेज आप लोगों को पता है दोस्तों, लोकल लैंग्वेज क्या होना चाहिए ना, भोजपुरी, खोरठा, बंगाली जो बोलता है दोस्तों। ठीक है, कोई अवधी भाषा बोलता है तो अवधी उसके लिए क्या हो गया दोस्तों, लोकल लैंग्वेज हो गया। जैसे कोई खोरठा बोलता है तो खोरठा उसके लिए लोकल लैंग्वेज हो गया। अगर कोई बंगाली बोलता है तो दोस्तों उसका लोकल लैंग्वेज बंगाली हो गया। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, कि एनसीएफ 2005 का जो भाषा फार्मूला है वो क्या है दोस्तों ना, त्रिभाषाई फार्मूला है। ठीक है, जैसे कि आप लोग समझे दोस्तों कि फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी को रखा गया है, सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश को रखा गया है, और थर्ड लैंग्वेज में दोस्तों जिसको लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, इसमें जो आप लोग बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बार जो आप लोगों का पेपर होने वाला है दोस्तों, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन ना। क्वेश्चन में पूछा गया कि एनसीएफ 2005 के शिक्षण सूत्र की विशेषता क्या है। याद रखिएगा कि एनसीएफ 2005 के जो शिक्षण सूत्र की विशेषता है दोस्तों, नंबर फर्स्ट वो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। अर्थात मतलब क्या हुआ कि जो आपको ज्ञात है और जो आपको ज्ञात नहीं है, ठीक है, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है। ठीक,
फिर से समझिए, जो आपको ज्ञात है और जो नहीं ज्ञात है, ठीक है, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर जाती है और मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है। मूर्त का मतलब होता है जो हम लोग जानते हैं और अमूर्त का मतलब होता है दोस्तों जो हम लोग नहीं जानते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही धाकड़ क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, एनसीएफ 2005 बल देती है और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, एनसीएफ 2005 जो होता है वो किस पर बल देती है, न करके सीखने पर बल देती है। अरे भैया, एनसीएफ 2005 क्या बोलती है, भाई मेरे आप क्या कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप खुद ही कीजिए और सीखिए। ठीक है, आप खुद अभ्यास कीजिए और सीखिए। आपको कौन रोका है, ये कौन बताती है, न एनसीएफ 2005 बताती है। इसीलिए क्वेश्चन में पूछा गया कि एनसीएफ 2005 किस में बल देती है, न करके सीखने पर बल देती है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए और सारा का सारा क्वेश्चन अभी तक एनसीएफ 2005 से ही था दोस्तों। आगे देखिए अलग टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, ये भी देखिए दोस्तों एनसीएफ 2005 से ही क्वेश्चन है। तो देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की समझ किससे मिला है या फिर किससे ली गई है। तो याद रखिएगा कि रचनावाद से। रचनावाद का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ना करके सीखने पर बल देती है। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ना रचनावाद। ठीक है, कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो है 2005 रचनावाद से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ना रचनावाद से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। यह क्वेश्चन आपका हर बार रिपीट होता है। यह क्वेश्चन है दोस्तों आपका वीवीआई। वीवीआई कहने का मतलब हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सीटेट एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, और कब होने वाला है ना, 20 अगस्त को होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होना चाहिए दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सुविधादाता। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि मैं यहाँ पे जो भी कंटेंट आप लोगों को करवा रहा हूँ वो सारे कंटेंट को आप लोग कर लीजिए। जितना क्वेश्चन को मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ दोस्तों, सारे क्वेश्चन को कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ 110% आप लोग परीक्षा में आग लगा कर आओगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दोस्तों मत ही पूछिए। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी कक्षा में पर्यावरण शिक्षण होती है। याद रखिएगा दोस्तों, यानी आपका कक्षा 3 से लेकर के 5 तक क्या होती है, पर्यावरण शिक्षण होती है। ठीक है, आप लोगों को बात समझ में आ रही है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कौशल जन्मजात नहीं है। याद रखिएगा दोस्तों कि भाषा सीखना, आप ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप जन्मे और आप अंग्रेजी बोलना सीख गए, नहीं, यानी भाषा सीखना जो होता है दोस्तों वो जन्मजात नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 जो है दोस्तों हर एक सीटेट के एग्जाम में रिपीट किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कि क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है। यह कथन क्या दर्शाता है। यह कथन दर्शाता है दोस्तों रूढ़िवादिता। और कौन सी रूढ़िवादिता, न लैंगिक रूढ़िवादिता। ठीक है, आप लोग एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हमारी जो महिलाएं होती है वो पुरुषों से कम नहीं होता है। कभी भी महिलाओं को पुरुषों से क्या नहीं सोचिएगा दोस्तों, न कम नहीं सोचिएगा, ये दोनों बराबर है। और इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में देखा गया है और इस बार भी पूछेगा। मैं आपको 110% गारंटी देता हूं कि यह क्वेश्चन आपका पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, कि महिलाएं जो होती है पुरुषों की तुलना में कमजोर होती है, यह स्टेटमेंट क्या शो करता है। तो यह जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये क्या शो करता है, ना जेंडर सेक्स को शो करता है। ठीक है, रूढ़िवादिता को शो करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, कि कौन सा पर्यावरण का भौतिक कारक है। याद रखिएगा कि पर्यावरण का भौतिक कारण क्या होता है दोस्तों, हवा को बोलते हैं पर्यावरण का भौतिक कारक। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस किए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों, हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखिए अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट के एग्जाम में पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन में पूछा दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत किस विषय का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, भूगोल का किया जाता है, जीव विज्ञान का किया जाता है और स्वास्थ्य एवं पोषण का किया जाता है। ये 3 टॉपिक का यानी 3 सब्जेक्ट का जो है दोस्तों अध्ययन किया जाता है कहाँ पर, ईवीएस में।
ठीक है। और वो 3 सब्जेक्ट कौन-कौन से हैं दोस्तों? नंबर फर्स्ट हो गया भूगोल, नंबर 2 हो गया जीव विज्ञान, नंबर 3 हो गया स्वास्थ्य एवं पोषण। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है दोस्तों कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को किस कक्षा समूह में स्थान दिया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, तीसरी और 5वीं कक्षा में दिया गया है। ठीक है। और यह कौन बताता है? न राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2020 बताती है कि पर्यावरण अध्ययन को कौन सी कक्षा में स्थान देना चाहिए, न तीसरी और 5वीं कक्षा में स्थान देना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है दोस्तों। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि क्वेश्चन में है दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका पूछ लिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या नहीं होता है दोस्तों? सामाजिक चेतना इसका उद्देश्य नहीं होता है। आप देखिएगा दोस्तों कि पर्यावरण आप अध्ययन कर लीजिए, ईवीएस आप स्टडी कर लीजिए, आपको समाज के बारे में कभी भी रीडिंग नहीं करना होता है, समाज के बारे में स्टडी नहीं करना होता है, समाज के बारे में आपको अध्ययन नहीं करना होता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कि सामाजिक चेतना जो होती है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक चेतना। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 15। विज्ञान ज्ञान का एक गतिशील शरीर है, क्यों? विज्ञान जो होती है ज्ञान का एक गतिशील शरीर है, क्यों है? क्योंकि यह समय के साथ बदलता रहता है। विज्ञान जो होती है दोस्तों वो समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है ना। एक याद रखिएगा कि साइंस ही एक ऐसा फैक्ट है दोस्तों, एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, वह जो है समय के साथ बदलता रहता है। याद रखिएगा ये चीज़ को, यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि भारतीय राज्यों में से किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है? याद रखिएगा राजस्थान। राजस्थान का कोई भी समुद्री सीमा नहीं है दोस्तों। ठीक है। कि राजस्थान का जितना भी सीमा है उस सीमा पर कोई भी समुद्री इलाका नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कि किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप किससे की जाती है? याद रखिएगा BOD से किया जाता है। ठीक है। यानी नदी जो है कितनी प्रदूषित है, जैसे उदाहरण लेते हैं गंगा नदी। गंगा नदी में क्या हुआ दोस्तों कि देखिएगा कि वहाँ पे जितने भी नगर बसे हुए हैं वहाँ से करकट कूड़ा कचरा जितना भी निकलता था वो सारे के सारे जो है दोस्तों गंगा नदी में प्रभावित कर देता था। ठीक है। उससे क्या होता था ना, गंगा नदी प्रदूषित होती जा रही थी। ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि गंगा नदी को साफ कराने के लिए मुहैया भी करवाई जा रही है। ठीक है। एक पहल भी चलाया जा रहा है भारत सरकार की ओर से। ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसी भी नदी के प्रदूषण स्तर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है? याद रखिएगा BOD का किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन पूछा गया कि है कि नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है, क्यों होता है? आप देखिएगा दोस्तों कि नगर में जो है ज़्यादा बारिश नहीं होती है, जहाँ पे होता है जंगल वाला इलाका होता है वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है। वहाँ पे सही ढंग से हवा नहीं मिल पाता, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। जैसे इसका उदाहरण है दोस्तों दिल्ली शहर। दिल्ली शहर में देखिएगा दोस्तों कि हर एक दिन होती है ऑक्सीजन की छिड़काव किया जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे पर्यावरण असंतुलन है। ठीक है। वहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं। और नगरों में जो है पर्यावरण असंतुलन का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों नंबर फर्स्ट मल की निकासी से। अब ये मल की निकासी क्या होता है दोस्तों? देखिएगा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा करकट कूड़ा कचरा सब कुछ निकाल के फेंक देता है। ठीक है। और उसका साफ सफाई नहीं करता है। उसके बाद हो गया दोस्तों आवासीय समस्या। और आवासीय समस्या क्या होता है कि देखिएगा वहाँ पे जो है घर जो होता है बहुत ही ज़्यादा सटा सटा रहता है। ठीक है। और जितना ज़मीन नहीं होता है दोस्तों उससे ज़्यादा क्या होता है, घर होता है। और जलाऊ लकड़ी से, और वहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि लकड़ी को जला के फेंक दिया जाता है। उसके बाद गाड़ी के टायर को जला के फेंक दिया जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों ना, पर्यावरण क्या होती है, पर्यावरण प्रदूषित हो जाती है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या हो गया? मल निकासी से, आवासीय समस्या से एवं जलाऊ लकड़ी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है दोस्तों। 18 अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है?
याद रखिएगा कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है वो पुणे में स्थित है। कहाँ पर है? पुणे में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि हाइड्रोफाइटस क्या होते हैं। याद रखिएगा कि हाइड्रोफाइटस किसको बोलते हैं? समुद्री जीव को हाइड्रोफाइटस के नाम से जाना जाता है। और यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में देखा गया है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखो दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है ना। क्वेश्चन पूछा कि दूध को पीने से पहले उबाल लेना चाहिए, क्योंकि उबालने से क्या होता है दोस्तों? बहुत से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। दूध में जितना भी रोगाणु कीटाणु वगैरह रहता है दोस्तों, उबालने से क्या होता है? वो सारे कीटाणु रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए दूध को पीने से पहले क्या कर लेना चाहिए ना? उबाल लेना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देखो क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों अरक्तता किसकी कमी से होती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अरक्तता जो बीमारी है वो आयरन की कमी के कारण होती है। किसके कमी के कारण ना? आयरन की कमी के कारण अरक्तता बीमारी होती है। और ये ज़्यादा लेडीज़ों में होती है, ज़्यादा लड़कियों में होती है। ठीक है, और आयरन का कमी ये है तो दोस्तों आप लोग लोहा नहीं खाइएगा। ठीक है, आयरन की कमी के कारण जो होता है दोस्तों, डॉक्टर जो है सजेस्ट करते हैं क्या? नंबर फर्स्ट दोस्तों पालक, नंबर 2 किशमिश, नंबर 3 बादाम। ठीक है, और ये सब जैसे हो गया काजू किशमिश, ये सब हो गया, ये सब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आयरन की कमी को पूर्ति करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 भी क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी, किसने किया था? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा उस व्यक्ति का नाम है विलियम हैवेट। क्या नाम है दोस्तों ना? विलियम हैवेट द्वारा जो है पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की गई थी और ये विश्व लेवल पर था। ठीक है, कोई हम यहाँ पे राष्ट्रीय लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो है दोस्तों वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग। और उस व्यक्ति का क्या नाम था दोस्तों? विलियम हैवेट उस व्यक्ति का नाम था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस किए हैं दोस्तों। यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्वोत्तरीय सदाबहार वन में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और यह क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 26। अल बिरूनी किस देश से आया था? आपको पता होना चाहिए कि आपके सीटेट में अल बिरूनी से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अल बिरूनी हो गया दोस्तों, कल्पना चावला हो गया, विलियम जेम्स हो गया, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया फिलहाल कि अल बिरूनी किस देश से आया था। तो याद रखिएगा दोस्तों उज्बेकिस्तान से आया था अल बिरूनी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं। याद रखिएगा उसको शोला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोला कहा जाता है। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन इस बार आएगा ऑफलाइन पेपर में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 तक डिस्कस कर लिए। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है दोस्तों? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। और क्वेश्चन नंबर 28 इतना इंपॉर्टेंट है कि मत ही पूछिए दोस्तों, क्योंकि इस बार जो है दोस्तों सीटेट के पेपर में ये क्वेश्चन पूछेगा और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। याद रखिएगा असम में है। ठीक है, अगर पूछे सबसे ज़्यादा बांस की खेती कहाँ होती है, असम में होती है। सबसे ज़्यादा गेहूं की खेती कहाँ होती है दोस्तों? ना यूपी में होती है। सबसे ज़्यादा चावल की खेती कहाँ होती है? ना पश्चिम बंगाल में होती है। ये सब जरा याद रखिएगा दोस्तों। सबसे अधिक केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जम्मू और कश्मीर में। सबसे अधिक जो होता है दोस्तों तंबाकू उत्पादन कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए दोस्तों मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा गुजरात में। और सबसे ज़्यादा चना का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। इतना चीज़ आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन फिलहाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। याद रखिएगा असम में।
अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया कि भारत में विभिन्न जातियों के पौधों की संख्या है। याद रखिएगा, भारत में कुल विभिन्न जातियों के पौधे की संख्या 47,000 है। कितना है? 47,000 पौधे पाए जाते हैं, वो भी अलग अलग जनजाति के। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, भूरा कोयला को हम लोग बोलते हैं लिग्नाइट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लिग्नाइट बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में दोस्तों अभी तक डिस्कस किए 30 क्वेश्चन। ठीक है, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंदर तक देखने के लिए। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो के अंदर प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना है हमारा मेहनत का फल होता है। और रही बात दोस्तों कि आप लोगों का एग्जाम पैटर्न का, तो पैटर्न में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों। यदि सिलेबस की बात किया जाए तो सिलेबस में भी किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। जैसा सिलेबस 2022 में था वैसा ही सिलेबस आपका 2023 में है। जिस प्रकार का पैटर्न दोस्तों 2022 में था उसी प्रकार का पैटर्न जो होगा दोस्तों 2023 में होगा। लेकिन बशर्ते वो वाला ऑनलाइन था, अब होने वाला एग्जाम ऑफलाइन। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों। देखिएगा कि ऑनलाइन एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम सबसे बेस्ट है दोस्तों, और सभी स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।